Everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we will talk about a poem, and the poem name is "Ode to the West Wind" and written by P.B. Shelley. And this is the third video on this particular poem, "Ode to the West Wind." हमने ऑलरेडी 2 वीडियो इस पे देख चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि "Ode to the West Wind" है क्या एक्चुअल में। "Ode to the West Wind" जो है वो एक पोएम है जो कि P.B. शेली ने लिखी है, और ये पोएम वैसे तो सभी लिटरेचर स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आप MDS यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं इंग्लिश लिटरेचर के, तो ये आपके सिलेबस में है। कौन सी पोएम? "Ode to the West Wind"। ये P.B. शेली की सेकंड पोएम है आपके सिलेबस में। फर्स्ट पोएम जो है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, वो है "Ode to Skylark"। सो इस पोएम में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन मार्क ये आ जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओड। तो मैंने वैसे तो बता दिया आपको कि ओड का मीनिंग है कोई ऐसी पोएम जो किसी पर्टिकुलर समथिंग और समवन स्पेशल को प्रेज़ के अकॉर्डिंग लिखी जाती हो, उसको प्रेज़ किया जाता हो, एक लॉन्ग लिरिक होती है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता हो। तो जो "Ode to the Skylark" पढ़ी थी, उसमें पूरा स्काईलार्क का एप्रिसिएशन दिया था P.B. शेली ने। स्काईलार्क के जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी मेरिट्स है, वो हमें बताए थे। उसका जो कंपैरिजन किया था ह्यूमन बीइंग के साथ या फिर कोई भी अदर चीज़ों के साथ, वो हमें बताया था। और "Ode to the West Wind" में सेम P.B. शेली जो है वेस्ट विंड को जो है टारगेट कर रहा है और उसके जो एप्रिसिएशन है उसके बारे में हमें बता रहा है। हम इसका फर्स्ट स्टेंजा ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट स्टेंजा में क्या था, एक इमेजिनेशन दिखाया है, सीनरी दिखाई है ऑटम के टाइम की। ऑटम का टाइम होता है पतझड़ का टाइम, उस टाइम की सीनरी दिखाई है और उस टाइम जो विंड चलती है, जो हवाएं चलती हैं, उन हवाओं से क्या प्रभाव पड़ता है, जो वहाँ का जो उस टाइम का टाइम होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे पतझड़ के टाइम में आप सभी को पता है कि जो पत्ते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, जो लीव्स हैं ट्री की वो ड्राई हो जाती है और ज़मीन पे गिर जाती है और इधर उधर उड़ती रहती है। तो वो P.B. शेली जो है टारगेट करके बता रहा है कि ये जो काम है ये सब कौन कर रहा है, विंड कर रही है। जो ये तेज़ हवाएं चल रही है, ये इन्हीं का काम है कि ये पत्तों को इधर से उधर उड़ाती है और ऐसा लगता है कि ये इधर उधर उड़ा के पत्तों को ऐसा ज़मीन के नीचे जो है दबा देती है जैसे कि कोई मुर्दा जो है वो अपनी ग्रेव में लेटा हुआ हो, अपनी ग्रेव में सो रहा हो। ऐसे ही जो ऑटम का टाइम होता है उस टाइम में विंड की वजह से, विंड के चलने की वजह से जो बीज होते हैं, सीड्स जो होते हैं, उनके जैसे पंख लग जाते हैं और वो इधर से उधर उड़ते रहते हैं और ज़मीन के नीचे दब जाते हैं। और वो तब खिलते हैं जब इसकी सिस्टर, ऑटम की सिस्टर जो स्प्रिंग जो है टाइम होता है बसंत वाला, बसंत ऋतु का टाइम बोला गया है स्प्रिंग को। जब स्प्रिंग आता है तो जो सीड्स जो कि पतझड़ के टाइम में, ऑटम के टाइम में विंड के चलने से जो ज़मीन के नीचे दब गए थे, वो स्प्राउड हो गए हैं, वो खिल गए हैं। तो यहाँ फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें ये एटमॉस्फेयर चल रहा है, एक इमेजिनेशन चल रहा है अच्छा सा कि जो विंड है उसका क्या काम है। आज हम बात करेंगे इसके सेकंड स्टेंजा पे। सेकंड स्टेंजा में पोएट बोल रहा है, "Thou on whose stream mid the steep skies commotion"। एक्चुअली अब जो बता रहा है वो इमेजिनेशन बता रहा है स्काई का, कि विंड के चलने से स्काई पे क्या इफ़ेक्ट होता है और स्काई जो है उस पर कैसे बादल छट जाते हैं या कैसे बारिश होती है। एक्चुअली P.B. शेली जो थे वो एक साइंस के स्टूडेंट थे और इन्होंने बहुत सारी अपने पोएम्स में टर्म साइंस के लिए, तो हो सकता है कि आपको कुछ वर्ड्स बहुत ज़्यादा टफ लगे, साइंस के लगे, साइंटिफिक वर्ड्स लगे, बट इनका जो इमेजिनेशन है वो बहुत तगड़ा था और बहुत अच्छा इमेजिनेशन था, तो वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो कहीं ऐसा हो सकता है कि आप लिंक ना कर पाएँ, बट डोंट वरी, आपको पोएम समझ में आनी चाहिए, वो आपको आ जाएगी। क्योंकि वो वर्ड्स जो हैं वो अगर कई बार टफ हो जाते हैं तो हम वो चीज़ें लिंक नहीं कर पाते हैं, तो आपको टेंशन में नहीं आना है। तो फर्स्ट स्टेंजा में मैंने बता दिया कि वो क्या बात कर रहा है, विंड को एप्रिसिएशन दे रहा है, विंड की वजह से जो जो इफेक्ट हो रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा है। सेकंड स्टेंजा में बोल रहा है, "Thou on whose stream mid the steep skies commotion"। दाव ये है आर्किक लैंग्वेज होती है, दाव दो ये जो सारे वर्ड्स आते हैं ये इंग्लिश आर्किक लैंग्वेज है। तो यहाँ दाव कौन है? विंड है। "Thou on whose stream mid the sleep skies commotion"। विंड के चलने से जो स्लीप स्काई है, स्लीप स्काई मतलब शांत स्काई जो है, उसमें कॉमोशन हो जाता है। कॉमोशन इन द सेंस भगदड़ मच जाती है, ठीक है। जो सोता हुआ शांत स्काई है, बट जो तेज़ हवा चलती है उससे क्या होता है, जैसे कि पूरे आकाश में भगदड़ मच जाती है। "Loose clouds like earth's decaying leaves are shed"।
और यहाँ कंपैरिजन किया है लूज क्लाउड्स, जो इधर उधर बिखरे हुए क्लाउड्स हैं, लूज क्लाउड्स इन द सेंस जो इधर उधर स्कैटर्ड क्लाउड्स हैं, उनका कंपैरिजन किससे किया है? अर्थ्स डिकेइंग लीव्स से, जो पतझड़ के टाइम में जो पत्ते झड़ जाते हैं उनसे कंपैरिजन किया है कि जो लूज क्लाउड्स हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे डिकेइंग लीव्स है, मतलब जो डीके यानी बर्बाद हुई हुई जो लीव्स हैं अर्थ की, आर शेड शुक फ्रॉम द टेंगल्ड बो ऑफ हेवन एंड ओशन, और वो स्कैटर्ड क्लाउड्स जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कि ड्राई लीव्स जो अर्थ पे होती है वैसी हैं। और शुक इधर उधर अपना जैसे बोल सकते हैं कि आप डोल रही है, इधर उधर हिल रही है, कहाँ से? शुक फ्रॉम द टेंगल्ड बोज, अपने टेंगल्ड बोज में है वो, मतलब जो क्लाउड्स हैं, जो स्काई में जो क्लाउड्स हैं वो एक जगह बंधे हुए हैं, है ना, बट जो विंड चल रही है उसके चलने से क्या हुआ, जो शांत स्काई है, स्लीप स्काई, उसमें कॉमोशन हो गया, उसमें भगदड़ मच गई, और जो बादल है इधर उधर बिखरे हुए जो लूज क्लाउड्स हैं वो कहाँ से झांक रहे हैं? अपने ग्रुप से, अपने टेंगल्ड बो से, अपने ग्रुप से जैसे झांक रहे हो या इधर उधर शुक कर रहे हो, अपना जैसे सिर हिला रहे हों। टेंगल्ड बोज ऑफ हेवन एंड ओशन, हेवन एंड ओशन का मतलब है कभी वो जो है जो स्कैटर्ड क्लाउड्स है वो क्या कर रहे हैं, कभी तो स्काई में है, कभी वो ओशन में आ रहे हैं। ओशन में आने का मतलब क्या होता है, जो जब बादल पानी लेकर जाते हैं ओशन से तभी बारिश होती है, तो जैसे वो बादल जो हैं एक ऐसा माहौल बना रहे हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर बना रहे हैं जैसे कि रेनी डेज हो, रेन आने वाली हो, या फिर वो अपने टेंगल्ड बो से, अपने ग्रुप से इधर उधर होकर कभी स्काई में जा रहे हैं, हेवन इन द सेंस स्काई, या कभी ओशन में जा रहे हैं, मतलब कभी नीचे की ओर आ रहे हैं। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, देखो अब आ भी गया नेक्स्ट कि अगर वो ऐसा करते हैं, कभी हेवन में जाते हैं, कभी ओशन में जाते हैं, तो क्या हो रहा है? एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, तो ऐसा फील होता है उनको देख के कि ये जो बादल है वो रेन वाले हैं और ये लाइटनिंग करते हैं, मतलब ये शाइन करते हैं, तो उनको देख के पता चलता है कि वो रेनी जो है क्लाउड्स हैं और इनमें से अब इनमें बारिश भरी हुई है, ये वर्षा करने वाले हैं। फिर क्या बात करें? देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सर्फेस ऑफ दाइन एयर सर्ज, देयर आर स्प्रेड, वो फैले हुए हैं, देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सर्फेस, अपने ब्लू सर्फेस तक, ऑफ दाइन एयर सर्ज, like the bright hair uplifted from the head of some fierce Maenad। अब यहाँ इन्होंने एक कैरेक्टर का नाम दिया है मैनेड। मैनेड कौन थी? ऐसा माना जाता है, आपने बीए फर्स्ट ईयर में अगर अलेक्जेंडर की पोएम पढ़ी हो, अलेक्जेंडर की जो फीस्ट है ना, फीस्ट वाली जो पोएम पढ़ी हो जिसमें वो फीस्ट देता है, तो उसमें उन्होंने 2-4 कैरेक्टर्स के नाम लिए, तो वहाँ आपने वाइन के जो देवता हैं बैकस, उनका नाम पढ़ा होगा, आई एम श्योर पढ़ा ही होगा, क्योंकि आपने अगर अलेक्जेंडर की फीस्ट वाली पोएम पढ़ी जिसमें वो राजा होता है और सबको अपने भोज में बुलाता है, तो वहाँ पे वो सबका वेलकम करता है, टेमेंथियस है उसमें, बेकस है, तो बेकस को वहाँ भी वाइन का जो है देवता बताया गया है, गॉड ऑफ वाइन, और यहाँ भी जो ये मैनेड है वो क्या है? वर्शिपर ऑफ बेकस है। किसकी पुजारन है? बेकस की पुजारन है। बेकस कौन था? वाइन का देवता था, तो उसका नाम दिया है। तो ऐसा लग रहा है, मतलब उन बादल को देख के, उन बादल का कंपैरिजन किया है मैनेड से। क्या कंपैरिजन किया है? ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एयर सर्ज, कि ये जो बादल है जो भरे हुए हैं ब्लू सरफेस से, वो क्या कर रहे हैं? बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और कैसे लग रहे हैं? लाइक आया है, इसका मतलब यहाँ सिम्बली है, लाइक द ब्राइट हेयर। ब्राइट हेयर हैं किसके? उनके बादल के ब्राइट हेयर हैं किसकी तरह? लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मैनेड, जैसे कि जो मैनेड है जो कि बेकस की वर्शिपर है, उसके बाल जैसे ब्राइट हेयर उसके जैसे अपलिफ्टेड हुए हुए रहते हैं, उड़े हुए रहते हैं, ऊपर की ओर रहते हैं, वैसे ही जो बादल है वो चमकीले जो बादल है, ऐसा लग रहा है कि वो भी अपने बालों को उठाए हुए हैं, इन द सेंस कि वो जो क्लाउड्स हैं जिनमें पानी भरा हुआ है और वो अपने ब्लू सरफेस में है, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, जैसे कि मैनेड अपने जो बालों को, अपने ब्राइट हेयर को अपलिफ्टेड रहते थे उसके हेयर ऊपर की ओर कर दे। तो यहाँ मैनेड से कंपैरिजन किया है किसका? क्लाउड्स का। देन क्या बात आती है? इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द हॉरिजन ऑफ द जेनिथ्स हाइट। अब क्या हो रहा है? जो बादल है वो कहाँ से कहाँ तक एक जैसे हैं? फ्रॉम द डिम वर्ज, अपने किनारे से लेके,
ऑफ द हॉरिजन ऑफ द जेनिथ हाइट। जेनिथ होता है सबसे ऊपर का पॉइंट, है ना, सबसे ऊपर का पॉइंट होता है जेनिथ। तो टॉप से लेके आप बोल सकते हैं कि टॉप से लेके बॉटम तक, बॉटम से लेके टॉप तक जो एक जैसा जो है क्लाउड्स है वहाँ पे, है ना। लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फेयर्स मैनेड इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द हॉरिजन ऑफ द जेनिथ्स हाइट। उसका जो क्षितिज है, हॉरिजन इन द सेंस क्षितिज, कैसा है, जेनिथ्स हाइट एकदम ऊपर वाली हाइट जितना है, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक वो सेम है। अब है द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म। लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म मतलब जो क्लाउड्स हैं वो लॉक हुए हुए हैं, किससे, अप्रोचिंग स्टॉर्म से, आने वाले तूफान से लॉक हुए हुए हैं। कहने का मतलब अगर ये बादल उनका लॉक खुल जाएगा तो क्या होगा, थंडर आ जाएगा, स्टॉर्म आ जाएगा, बहुत तेज़ बारिश होगी, पोरिंग रेन होगी। तो यहाँ कहने का मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर दिखाया गया है कि जो स्काई है उसमें जो बादल है वो ऐसा लग रहा है जैसे पानी से भरे हुए हैं, बारिश होने वाली है और बहुत ब्लू से लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे मैनिड है, उस जैसे मैनिड के बाल जो है अपने ऊपर की ओर खड़े रहते थे, अपलिफ्टेड रहते थे, वैसे ही जो क्लाउड्स हैं वो अपने आप को पानी से अपलिफ्टेड मानते हैं। तो ये सारा एटमॉस्फेयर दिखाया है। तो द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, जो क्लाउड्स हैं जो लॉक हो रखे हैं किससे, अप्रोचिंग स्टॉर्म से। अब क्या होने वाला है, उनका लॉक खुलने वाला है। दाउ डर्ज ऑफ द डेइंग ईयर, वो क्या कर रहे हैं, वो डर्ज का मतलब यहाँ है फ्यूनरल सॉन्ग, ऐसा सॉन्ग जो किसी की फ्यूनरल में गाया जाता है। फ्यूनरल आप सबको पता है कि हम किसी की डेड बॉडी को लेके जब दफनाने जाते हैं या जैसा भी सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, तो जो सॉन्ग गाया जाता है उसको फ्यूनरल सॉन्ग बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, बोला जा रहा है दाउ डर्ज, इन बादलों का क्या है, डर्ज ऑफ द डिकेइंग ईयर, फ्यूनरल सॉन्ग है। मतलब कहने का मतलब है अब ऐसा एटमॉस्फेयर दिखाया जा रहा है जैसे कि क्या हो रहा है, डिकेइंग ईयर, ईयर कंप्लीट होने वाला है। ईयर कंप्लीट का मीनिंग यहाँ आप सीज़न से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि ऑटम का टाइम ख़त्म होने वाला है और स्प्रिंग आने वाली है। आप यहाँ ये भी मीनिंग समझ सकते हैं कि जैसे कि जो दुख के बादल है वो छट जाने वाले हैं और सुख के बादल आने वाले हैं, है ना। आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग रीडर्स पे डिपेंड करता है वो कैसे लेता है, क्योंकि पोएम्स में तो बहुत सारे फिलोसॉफिकल टच होते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे पे कि हम उसको कैसे लेते हैं। तो यहाँ पोएट बता रहा है दाउ डर्ज ऑफ द डिकेइंग ईयर टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, कि अब जो ये साल है वो डिके होने वाला है, मतलब ख़त्म होने वाला है, और इसकी जो नाइट है वो क्लोज होने वाली है। क्लोजिंग नाइट मतलब आज इसकी आखिरी रात है। तो कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि आज ऑटम के सीज़न की आखिरी रात है और कल से स्प्रिंग आने वाला है और सब कुछ बहुत फ्रेश और बहुत अच्छा फील होने वाला है। कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि आज हमारे दुख सारे समाप्त होने वाले हैं और जो है हम एक नई ज़िंदगी की ओर जाने वाले हैं, खुशियों की ओर जाने वाले हैं। ऑफ द डिकेइंग ईयर टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी डॉम ऑफ ए वास्ट स्पेल्चर। अब क्या हो रहा है कि ये जो बादल है उनका एक डोम बन गया, एक डोम आप सब जानते हैं मकबरे को बोलते हैं डोम, तो एक डोम बन गया है उन बादल का, और वो बादल जो है पूरी तरह से पानी से भरे हुए हैं। वॉल्टेड विद ऑल इट्स कॉन्ग्रेटेड नाइट, और वॉल्टेड खाली है किससे, कॉन्ग्रेटेड माइट ऑफ वेपर्स, वाष्पीकरण जो होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीबी शेली वॉज अ साइंस स्टूडेंट, तो यहाँ जो वर्ड्स हैं वो आपको साइंटिफिक मिलेंगे। तो यहाँ क्या बताया है कि वाष्पीकरण हो रहा है किसका, बादल जो होते हैं उनका वाष्पीकरण हो रहा है। वॉल्टेड विद ऑल द कॉन्ग्रेटेड माइट ऑफ वेपर्स फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर, और ये एटमॉस्फेयर बहुत ही सॉलिड लग रहा है। अब इसमें क्या है, ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट ओ हियर। अब ये जो बादल हैं उनके अंदर ब्लैक रेन है। ऑब्वियस है, हम अगर बारिश का टाइम देखते हैं और रेनी वेदर जब देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है दिन में भी, और जो बादल है वो बिल्कुल काले हो जाते हैं क्योंकि उनमें पानी भरा हुआ होता है। ब्लैक रेन एंड फायर, और ऐसा फायर जैसा भी फील हो रहा है। हेल विल बर्स्ट ओ हियर। ओ हियर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे पर्सोनीफाई कर रहा है वेस्ट विंड को और उसको जैसे कॉल कर रहा है, ओ हियर तुम सुनो। तो हमने आज सेकंड स्टेंजा कंप्लीट किया है। थर्ड वीडियो में हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड स्टेंजा कंप्लीट करेंगे। सो आज का जो स्टेंजा था उसमें क्या बताया था, उसमें हमें साइंटिफिक वर्ड बहुत सारे मिले
और उसमें जो स्काई है उसका एटमॉस्फेयर कैसा रहता है वेस्ट विंड के टाइम में, इन द सेंस ऑटम के टाइम में कैसा टाइम रहता है। उसके बाद लास्ट में ये बताया गया है कि ये जो ऑटम का टाइम है ये ख़त्म होने वाला है और जैसे नई शुरुआत होने वाली है, जो डिके ईयर है वो डिके होने वाला है, उसकी जो क्लोजिंग नाइट है, आज लास्ट नाइट है, वो ख़त्म होने वाली है। और जो वेस्ट विंड है मतलब हवा के चलने से जो स्काई है वो अगर लूज स्काई होता है तो उसमें एकदम शांत स्काई में, स्लीप स्काई में कॉमोशन हो जाता है, भगदड़ मच जाती है, स्कैटर्ड हो जाते हैं स्काई, अपना जो ओशन, कभी ओशन की ओर जाते हैं, कभी स्काई की ओर जाते हैं और उसका टॉप से बॉटम से लेके उसका टॉप तक एक ही जैसा हॉरिजन रहता है, एक ही जैसा क्षितिज रहता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताइए सेकंड स्टेंजा में। आप इसको वीडियो को देखें, साथ में अपना टेक्स्ट रखें, टेक्स्ट के साथ लाइन बाय लाइन वीडियो पढ़ें और इसको देखें अच्छे से। आई होप आपको समझ आ जाएगा। और इसके जो ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुके हैं वो आप देख लें। आज ये पार्ट 3 था। थैंक यू सो मच।